Hello and welcome to my channel MS Narendram. Through this channel, I have been teaching you online. Okay, so today's topic is factorization. My dear students, I think I am doing my best to make you understand the clear concepts of each and every topic. I think previously I have taught factor theorem, and then before I have taught remainder theorem, and so on. Very many topics I have already taught here. So today's topic is factorization. It is very relevant, very important for the students of class 9th, class 10th, okay, class 8th also. So you can enjoy it, and let's get start. So factorization. Factorization can be written by S or by Z also. In American English, we write factorization like that with Z. In British English, we write factorization with S. Okay. So we follow both American and British as well. So now by splitting the middle term, ये कौन सा मेथड है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करने का? तो इसको हम लोग आज जानते हैं. टू फैक्टराइज ax square plus bx plus c, we have to v यहाँ पे छूट गया है. We have to write b as the sum of two numbers whose product is ac. कहने का मतलब है ac, कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो. ठीक है ना? तो आइए इसको थोड़ा सा विस्तार से अच्छे से समझिए. अभी मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है ना? तो bx जो है, x को अगर आप एक्सक्लूड कर देते हैं और यहाँ भी x स्क्वायर को एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको इनकाउंटर मत करिए. तो यहाँ पे b को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है. मान लीजिए कि b को आपने स्प्लिट किया, c तक है यहाँ पे e और f में. ठीक है ना? इस तरह से कि e और f को अगर आपने ऐड करो तो b आना चाहिए, प्लस बी आना चाहिए. यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो प्लस बी आना चाहिए. और ई और एफ को मल्टीप्लाई करो तो वो ए सी यानी कि ए सी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए. फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए. आई होप यू आर गेटिंग इट. फिर से समझिए. अगर बी के दो फैक्टर्स हमने इस तरह से लिए, फैक्टर्स कहिए नहीं, इसको डिवीजन कहिए. बी को इस तरह से हमने डिवाइड किया कि वो ई और एफ में इस तरह से बट गए कि E प्लस F क्या रहे हैं? B के बराबर. ठीक है ना? और E इंटू F जब कर रहे हो तो ये क्या रहा है? AC के बराबर, A इंटू C के बराबर आ रहा है. इस चीज को समझिए. ठीक है? तो अगर ये फुलफिल्ड हो रहा है तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं. Okay, so let's take an example. 6x square, it's an example of NCERT. 6x square plus 17x plus 5. Here is the example. Okay, so 6x square plus 17x plus 5 is your example. So how will you factorize it? अभी मैंने बताया कि अगर ax square plus bx plus c है तो b को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करो कि उसको ऐड करने पे b आए. यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन के साथ आना चाहिए, प्लस भी आया है क्योंकि यहाँ प्लस भी है. और मल्टीप्लाई करने पे AC के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए तो A के साथ भी साइन क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है और C के साथ भी साइन पॉजिटिव है, तो AC का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. यानी कि E इंटू F का जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो AC के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए. ठीक है? साइन चिन्ह प्लस माइनस सेम होनी चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है ना? अगर आप ये फुलफिल करोगे तो आप इजीली फैक्टराइज कर पाओगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. सो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 17 को आप किन दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे कि उसको ऐड करो तो 17 होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 5 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा. तो इसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं. 6 और 5 का मल्टीप्लिकेशन बताओ तो क्या होगा? इट विल बी 30. ठीक है? और 17 को अगर हम ब्रेक करें तो 17 को ब्रेक करें, मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में तो ऑलरेडी आंसर है, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि क्या इसको 15 प्लस 2 लिख सकते हैं? 17 को 15 प्लस 2 लिख सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, ऑफ कोर्स वी कैन. सो
इससे फायदा क्या हुआ? 17 को आखिर मैंने 15 प्लस 2 क्यों लिखा? 12 प्लस 5 भी तो लिख सकता था। 17 कैन बी रिटेन एज 15 2 हियर, 12 5 भी तो लिख सकते हैं ना हम, इसको हम 10 7 भी तो लिख सकते हैं। बट विच विल वर्क हियर, यहाँ पे वर्क कौन करेगा? ठीक है, तो आप बताइए 15 और 2 ऐड करोगे तो 17 होगा, और 15 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 15 दूना 30 होता है, 15 2 जार 30 होता है, जो कि 6 और 5 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। ठीक है ना? दूसरा ऐसा कोई फैक्टर नहीं होगा, 17 का कोई डिवीजन नहीं होगा जो मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 और 5 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सर 15 2 नहीं, 15 2 नहीं, 2 15 होगा, यानी कि बात वही कह रहे हो आप, घुमा के कह रहे हो। ठीक है ना? अगर 12 और 5 की बात करें तो 12 5 17 होता है, लेकिन 12 25 60 होता है, 12 इंटू 5 60 होता है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 6 इंटू 5 30 चाहिए, तो ये नहीं लेंगे हम। 17 का जो पेयर होगा 12 और 5 का, ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड का। थर्ड क्या है? 10 7 है, तो 10 प्लस 7 17 होगा। यस, तो क्या 10 इंटू 7 30 आएगा? 10 सत्ते कितना होता है? 70 होता है, लेकिन यहाँ पे 6 बचे क्या है? 30 है, यानी कि ए और सी फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन 30, तो हमें 30 ही चाहिए। तो इस हिसाब से ये भी नहीं होगा, यानी कि परफेक्टली अगर हम इसको ब्रेक करें, स्प्लिट करें, स्प्लिट मींस होता है तोड़ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब हुआ कि मिडिल टर्म को दो भागों में तोड़ना, बांटना। ठीक है, तो अगर 17 को दो भागों में आप बांटोगे तो आपका परफेक्ट जो डिवीजन होना चाहिए वो 15 2 में होना चाहिए। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? अब इसको आगे कैसे बढ़ेंगे, जस्ट वेट। अब जरा देखें, ये तो बात आपने समझ लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। क्लियर है? आप मल्टीप्लाई करके देखो, 15x प्लस 2x का मल्टीप्लिकेशन 30x स्क्वायर आएगा, और 6x स्क्वायर और 5 का मल्टीप्लिकेशन 30x स्क्वायर आएगा, यानी कि आपने सही डिवीजन किया है। अब आप यहां से इस दो टर्म में से और इन दो टर्म में से कॉमन कुछ कर लीजिए। तो इन दो टर्म में से क्या कॉमन कीजिएगा? 3 कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो क्या बचेगा? 2x प्लस 5। और देखो यहाँ पे 2x प्लस 5 ऑलरेडी है, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा क्या? आपके हिसाब से कुछ तो कॉमन नहीं है, लेकिन एक चीज हमेशा कॉमन होता है, वो है 1। ठीक है ना? क्योंकि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हम कॉमन कर लेंगे, तो ये होगा 2x प्लस 5। अब आप एक बात बताएं, 2x प्लस 5 यहाँ भी है, 2x प्लस 5 यहाँ भी है, तो 2x प्लस 5 को कॉमन कर लीजिए, तो बच क्या जाएगा? यहाँ 3x बचेगा, क्योंकि 2x प्लस 5 हटेगा, तो 3x बचेगा सिर्फ, और यहां से 2x प्लस 5 हटेगा तो सिर्फ 1 बचेगा। साइन क्या है? 1 के पहले प्लस है, तो प्लस का साइन देंगे 1। ठीक है ना? तो ये हो गया फैक्टराइजेशन किसका? 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का। क्या आप समझ रहे हो? तो फैक्टराइजेशन हुआ बाय कौन सा मेथड है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम से भी होता है, वो कैसे होता है उसको भी बताएंगे, लेकिन एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम इसको समझाने के लिए। ओके, सो अगला एग्जांपल हमारा है फैक्टराइज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, और किस मेथड से इसको फैक्टराइज करना है? तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करना है। ठीक है ना? तो इसको जरा देखिए, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 है, तो इसको y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 पहले लिख लो। अब बताओ कि यहाँ पे b की जगह पे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c में हमें क्या करना था? b को देखना था ना, कि b को कैसे फैक्टराइज करें कि ऐड करने पे हमारा ये टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। तो b की जगह पे यहाँ है -5, तो -5 को कैसे ब्रेक करोगे कि ऐड करो तो 6 -5 आ जाना चाहिए, और मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाना चाहिए, 6y स्क्वायर आ जाना चाहिए। कैसे करोगे? तो -5 को क्या आप -3
-2 कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए इस पे, जब आप -3 -2 को ऐड करेंगे तो -3 प्लस -2 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और जब -3 -2 को मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे में देखिए -3 प्लस -2 जब आप करेंगे तो ये -5 आ रहा है, और -3 इंटू जब आप -2 कर रहे हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 क्या है, ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन है। और ये -5 क्या है, तो ये बीच में जो टर्म है बी एक्स के रूप में, वो वाला टर्म है। ठीक है ना, मिडिल टर्म है, इसलिए इसको बोलते हैं मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यहां तक बात समझ रहे हो। अब देखो फिर से यहाँ पे बना रहा हूं मैं, y² माइनस 5y प्लस 6 है, तो इसको हम लिखेंगे y² माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6। क्या आप लिख सकते हैं, -3y माइनस 2y जोड़ोगे तो -5y हो जाएगा। ठीक है, और -3y माइनस 2y को मल्टीप्लाई करोगे तो y² और 6 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर भी हो जाएगा। कैसे, तो -3y इंटू -2y will be equal to 6y² and y² into 6 will be equal to 6y²। Are you getting it? Okay? So आप देख सकते हैं कि आपने जो स्प्लिटिंग किया है वो सही है। ठीक है, अब आप कॉमन करो इन दो टर्म में से कुछ और इन दो टर्म में से कुछ कॉमन करो। तो इन दो टर्म में से क्या कॉमन करेंगे हम, y। ठीक है, तो यहां बचेगा y -3, और इन दो टर्म में से क्या कॉमन करेंगे, इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं -2, तो क्या बचेगा यहाँ पे y -3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y -2 इंटू y -3, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर है। अब इसी तरह से पूछा जाता है कि फाइंड द जीरोज। ओके, तो जब जीरोज पूछा जाता है आपसे कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो उस केस में फॉर जीरोज क्या करना होता है, पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करना होता है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें तो फॉर जीरोज, यहां पे आपको जीरोज नहीं निकालना है, अगर फैक्टराइजेशन निकालना है तो काम आपका यहीं तक खत्म हो गया है, आपने फैक्टराइजेशन कर दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द जीरोज, तो जीरोज के लिए फॉर जीरोज, ये जो आपका फैक्टराइजेशन है y² माइनस 5y प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये फैक्टराइजेशन आया कितना है, y -2 इंटू y -3, तो डायरेक्ट लिखो यहाँ पे y -2 इंटू y -3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार क्या होगा, y -2 इक्वल टू 0 और एक बार y -3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y इक्वल टू 2 आएगा और यहां से y इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। इसलिए y के दो वैल्यूज होंगे 2 एंड 3, यानी कि y के 2 जीरोज हो गए 2 एंड 3। ठीक है, और प्रीवियस एग्जांपल जो हमने लिया था वो भी आपको याद ही होगा। प्रीवियस एग्जांपल क्या था, 6x² था प्लस 17x था प्लस क्या था, 5 था ना, था यही। तो इसका फैक्टराइजेशन हमने बताया था आपको, 6x² और यहाँ पे क्या था, इसको 17 को ब्रेक करेंगे ना, 6 इंटू 5 30 आ रहा है, तो 17 को कैसे ब्रेक करोगे कि 30 आ जाए, तो प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब यहां से आपने 3x कॉमन करा था, तो ये 2x प्लस 5, और यहां से 1 कॉमन किया था तो 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1, ठीक है, इंटू 2x प्लस 5। तो आपने इसका फैक्टराइजेशन निकाल दिया। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द जीरोज, ठीक है ना, व्हाट विल बी द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका जीरो क्या होगा। तो आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड्स अपॉन द डिग्री। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा मैक्सिमम, अगर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज 3 होगा मैक्सिमम। ठीक है ना, तो फॉर जीरोज, यहां पे फॉर जीरोज, इस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल होता हमारा px होता, तो हम क्या करते,
px इक्वल टू 0 करते हैं ना। इट इंप्लाइज दैट px इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या हुआ कि 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू 0, और इसका फैक्टर जो आया है क्या आया है 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये 0 करना पड़ता है हमको, समझ में आ रहा है। अब यहां से क्या आता, जब 3x प्लस 1 इक्वल टू एक बार 0 करते तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, और या फिर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 होता, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 1 जब इक्वल टू 0 होगा तो 3x इक्वल टू क्या होगा -1, और यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या होगा -5 होगा। यहाँ पे3x इक्वल टू 1 -1, तो x इक्वल टू क्या होगा -1/3, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा -5/2। तो आपने क्या देखा कि इस केस में अगर क्वेश्चन आपका ये होता और आपसे पूछा जाता कि फाइंड द जीरोस, सो योर जीरोस विल बी -1/3 एंड -5/2। इज दैट क्लियर? सो यहां तक ध्यान से देखिए। Okay, so here we have to see factorization by factor theorem, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हमने देख लिया, अब हमें देखना है फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या है अभी मैंने पढ़ाया है, आपको पता होगा, पिछले क्लास में अभी भी जिक्र किया था मैंने। आइए इसको देखते हैं। अगर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। इसको फैक्टराइज करना है आपको, क्लियर है। तो इसको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उसको आपको कॉमन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको कॉमन कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, a कॉमन किया तो यहाँ पे बच जाएगा x² प्लस यहाँ पे b/a इंटू एक्स होगा, और यहाँ पे c/a हो जाएगा। क्लियर है। तो अब आपने देखा कि a जैसे ही आपने कॉमन किया, ये x² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में कुछ आ गया, जिसका मिडिल टर्म ये होगा, कांस्टेंट टर्म ये होगा, और x² ये होगा, ठीक है ना। तो फैक्टर थ्योरम में जब हम सॉल्व करते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो हमारी कोशिश ये होती है कि x² का जो कोएफिशिएंट है ना वो 1 हो जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या था, a था, ठीक है। और साथ ही एक कंडीशन इसके साथ ये होता है कि a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a 0 के इक्वल हो जाएगा तब तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि a जैसे ही 0 हुआ ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कंडीशन साथ में दिया रहता है, आप देखोगे बुक्स में कि a नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है। तो इस स्थिति में हमें x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है फैक्टर थ्योरम अप्लाई करने के लिए। तो हमने a को कॉमन कर लिया। अब ये जो टर्म आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब आप मान लीजिए ये बात, यह चीज मान लीजिए कि इसके लिए कुछ फैक्टर्स होंगे, जैसे में x² प्लस b/a x प्लस c/a है ना, तो इसके लिए कुछ जीरोज होंगे, ठीक है। अब वो जीरोज मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा है। तो जीरोज अगर अल्फा और बीटा होगा तो इसका एक फैक्टर x माइनस अल्फा और दूसरा फैक्टर x माइनस बीटा होगा, क्लियर है, ऑब्वियसली होगा, ठीक है ना। ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि चलो ये कोई पॉलिनोमियल था, ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक था। अब इसको हम लिख सकते हैं a इंटू इस पूरे को हम क्या px मान लें, तो ये px हो गया, ठीक है। और चूंकि x माइनस अल्फा और बीटा दो जीरोज है इसके, हमने ऐसा एज्यूम किया है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर्स होंगे। तो इस तरह से a इंटू px को हम लिख सकते हैं, a इंटू px को हम क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। शायद आप समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखेंगे इसको, a इंटू मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या हो जाएगा x², ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, ठीक है, प्लस अल्फा
बीटा। क्लियर है? अब a इंटू पी एक्स तो आपको पता है ये क्या है, आपको पता है। अब a इंटू पी एक्स जो है दरअसल ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही तो है, तो इसके बदले आप फिर से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको आपने ऐसे लिख दिया, ए को ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यू कैन मल्टीप्लाई विथ ए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ए इंटू अल्फा बीटा आ जाएगा ये। ठीक है, अब आप कुछ कंपैरिजन करोगे, क्या करोगे? कंपैरिजन। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? ए है। ओके, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? उधर क्या है? ए इंटू बी प्लस अल्फा बीटा है, बी ए इंटू अल्फा प्लस बीटा है, और इधर क्या है? बी है। तो जब कंपैरिजन करोगे आप तो बी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो इस स्थिति में अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आएगा? बी बाई माइनस ए। ठीक है ना, जो कि हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, और यहां से अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा ये आपका सी हो जाएगा। तो ए अल्फा बीटा इक्वल टू सी, ए अल्फा बीटा इक्वल टू सी, सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा? सी बाई ए होगा। अब इसी चीज को आप 10th क्लास में भी पढ़ते हो कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी बाई ए। तो हमने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे लिया है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम हम करते हैं। अभी हम आते हैं पॉइंट पे। सो यहाँ पे देखेंगे यूजिंग द फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। फैक्टर थ्योरम को यूज करके आपको फैक्टराइज करना है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 को। तो यहाँ पे एक चीज है देखने के लिए कि y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है ना, तो कुछ कॉमन लेने की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट a एंड b आर टू जीरोज। ठीक है ना, मान लिया कि a और b दो जीरोज है किसका? y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का। तो आपको ये भी पता है कि y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 जो है एक 2 डिग्री का यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, तो जाहिर सी बात है इसके फैक्टर्स भी 2 ही होंगे। ठीक है, इसके जीरोज भी 2 ही होंगे। क्लियर है? तो मान लिया लेट a एंड b आर 2 जीरोज, तो देयरफॉर x माइनस a एंड x माइनस b क्या होंगे? विल बी फैक्टर्स। ये किसके फैक्टर्स होंगे? तो इसके फैक्टर्स होंगे। क्लियर है? यानी कि आप इस चीज को इस चीज को जरा लिखो ऐसे, y स्क्वायर माइनस 5y, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू x माइनस a इंटू x माइनस b। लिखोगे तो एक चीज आपको समझ में आएगा कि जब ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ए बी का जो वैल्यू होगा वो 6 के बराबर आएगा। क्लियर है? यानी कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? 6 है। कांस्टेंट टर्म 6 है और यहाँ पे a इंटू बी, ए और बी का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये क्या आएगा? 6 आएगा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, क्योंकि ये बहुत लोग समझाते नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बात ये है आप फैक्टर थ्योरम से इसको फैक्टराइज कर रहे हो, इस चीज को ध्यान रखना। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। आपने क्यों लिखा? तो इसलिए लिखा भाई कि हमने ये मान लिया कि a और b क्या है? 2 जीरोज है किसके? y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के। तो जब a कोई जीरो होता है तो x माइनस a फैक्टर होगा या y माइनस a फैक्टर होगा। क्लियर है? क्योंकि ये फंक्शन y में है ना, तो इसको y माइनस a ले लो, y माइनस a। अगर x में होता तो x माइनस a फैक्टर होता है, यहाँ भी चेंज करो y माइनस b, ये y माइनस a कर लो। ठीक है, y माइनस a और y माइनस b क्या होगा? फैक्टर हो जाएगा। अब जरा ध्यान देंगे, जब मल्टीप्लाई आप इसको करेंगे तो ये y स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू वाई प्लस ए बी आएगा। ठीक है, और जब कंपेरिजन करोगे LHS RHS को तो आप पाओगे
कि a इंटू बी की जगह पे क्या आया है, 6 आया है। a इंटू बी की जगह पे क्या आया है, 6 आया है, आप यही पाओगे। तो इससे क्या मतलब निकल के आ रहा है कि y माइनस ए और y माइनस बी, a b का मल्टीप्लीकेशन 6 है, तो a b का कुछ अगर हम फैक्टर निकालें, जैसे में 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अगर हम a इंटू बी जो आया है यानी कि 6 जो कांस्टेंट टर्म आया, सिंपली ये समझिए जो कांस्टेंट टर्म आया यानी कि जो यहाँ पे 6 है, अगर हम इसके फैक्टर्स निकालें 1 2 3, ठीक है, या आप यूं कह सकते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 भी कह सकते हैं। क्लियर है, समझ रहे हो ना? तो इस स्थिति में 6 के ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब हमें ये चेक करना है कि 6 के इस पॉसिबल फैक्टर पे ये किस वैल्यू पे 0 आ रहा है। अगर आप फैक्टर थ्योरम से करना चाह रहे हैं तो आइए चेक करते हैं, -1 या 1 पे चेक करते हैं, एट y इक्वल टू 1 पे चेक कर लें, p1 अगर ये पूरा जो फंक्शन है अगर आपका py है तो p1 क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, क्या ये 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 1 0 नहीं है इसका, यानी कि इसे ये मतलब निकल के आ रहा है कि ए और बी में से कोई 1 के बराबर नहीं होगा। अब 2 चेक कर रहे हैं, एट y इक्वल टू 2 चेक कर रहे हैं p2, क्योंकि py आपका इतना है तो p2 चेक करो क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, देखो तो 6 4 10 और 5 दूनी 10, 10 माइनस 10 क्या हो गया, ये 0 के बराबर है। इससे ये पता चला कि 2 जो है एक 0 होगा, यानी कि 2 जो है a और b में से कोई एक वैल्यू रहेगा। अब मान के चलते हैं कि अगर 2a ही रहेगा तो ये जो आप लिखे हो y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी, तो यहाँ पे y माइनस 2 तो आपने लिख लिया एक, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, अब एक और पॉसिबिलिटी क्या बनती है, -2 पे भी चेक करना, लेकिन चलो हम पहले 3 पे चेक करते हैं। सो एट y इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं, p3 हमारा क्या आएगा, तो p3 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो अब देख रहे हो 5 इंटू 3 5 3 जा 15, ठीक है, और 3 स्क्वायर 9 9 और 6 15, 15 माइनस 15 ये भी क्या आया, 0 आया। आप देख रहे हो, तो आपने ये चीज देख लिया कि P3 भी 0 आया और P2 भी 0 आया, इससे स्पष्ट है। और मैंने बताया है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल में कि अगर कोई वैल्यू रखो और उसका वैल्यू 0 आ गया, और अभी फैक्टर थ्योरम में भी आप पढ़े हो कि अगर PA 0 आ गया तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा। तो P2 जब 0 होगा यानी कि x माइनस 2 चूंकि y में फंक्शन है तो y माइनस 2 एक फैक्टर होगा, और P3 0 आ गया यानी कि y माइनस 3 भी एक फैक्टर होगा। तो इस तरह से आपने इसका फैक्टराइजेशन निकाल दिया, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है समझने के लिए मैं आपको फिर से समझा दूं, तो ये तो सर समझाने के लिए था आपको कि ए बी आएगा और ए बी इक्वल टू 6 होगा, 6 का फैक्टर हम लेते हैं पॉसिबल फैक्टर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। दरअसल कहने का मतलब ये है कि जब आप फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो उस स्थिति में आपको कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले ये करना पड़ता है, उसके फैक्टर्स चेक करने पड़ते हैं, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर चेक करने पड़ते हैं। जब कांस्टेंट टर्म के आप फैक्टर चेक कर लेते हैं तो उस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर में से पॉसिबल उसके फैक्टर्स पे चेक करते हैं कि किस पे 0 आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो उसके लिए हम कुछ और बताते हैं, ठीक है। फिलहाल फैक्टराइजेशन यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 में आपने ये सीखा कि कांस्टेंट टर्म को फैक्टराइज करेंगे चाहे वो कुछ भी हो। 6 था तो हमने किया 1 2 3 या माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है। और इस पे एक एक करके चेक करेंगे हम कि किस पे 0 आ रहा है। जिस पे 0 आता जाएगा पूरे पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू, तो हम कहेंगे कि वो उसका फैक्टर होगा। अगर ये 2 पे 0 आया है, ये इस स्थिति में अगर P2 हमारा 0 आया है, यहां से आया है ना P2 0, तो क्या इसका मतलब होगा, y माइनस 2 एक फैक्टर होगा, फैक्टर थ्योरम यही तो कहता है। और यहां से अगर P3 0 आया है
P3 जीरो आया है, तो क्या इसका मतलब हुआ कि y माइनस थ्री इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसका डिग्री 2 है, तो इसके ज्यादा से ज्यादा दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? दो ही फैक्टर्स कहने का मतलब दो ही डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हो सकते हैं, जिससे दो ही जीरो निकल के आएगा। तो तीसरे फैक्टर की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिग्री 2 है। सो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है, थर्ड डिग्री का, उसका जीरो निकाल के आपको दिखाऊंगा और उसके फैक्टर्स निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। सो टिल नाउ यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू factorization. I hope it will be very beneficial for you in your upcoming studies, and for this I am working here. So that's all about it. Thank you. We will meet again in the next session.